यस, ये था आपका टेस्ट, सेल्फ इवेल्यूशन मॉक टेस्ट नंबर 1 ऑन 28 जून। कंप्लीट जर्नल टेस्ट है ये। अगर आपने ये टेस्ट कर लिया प्रॉपरली, या आपको अगर ये सारा कुछ आता है, तो फिर कोई टेंशन नहीं बेटा, फिर जर्नल आपको इतने से प्रॉपरली आता है। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, इसमें सभी ट्रांजेक्शन इंक्लूड हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री बेटा, आंसर बताएंगे वन बाय वन। कैंसर होगा इसका? एनी ऑफ यू? Cash account debit to capital account to loan from Rohit's wife account. टोटल अमाउंट कितनी आएगी कैश में? 40,000 ओके, and capital 25,000. Loan from Rohit's wife 15,000. ठीक है। तो आप इसको मिसेस रोहित लोन भी लिख सकते हो, दैट्स मोर एप्रोप्रिएट वर्ड। टू रोहित कैपिटल अकाउंट, टू रोहित वाइफ लोन या मिसेस रोहित लोन, एक ही बात है, सेम चलेगा। ठीक है, सेकंड। ओके बेटा, अगर ठीक है आप उसको टिक कर लो, और पेंसिल से साइड पर 1 मार्क लिख सकते हो। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका स्कोर कितना है इस टेस्ट के एंड पे। सेकंड, यस, इसमें से क्या होगा? अगर आपने पंकज से गुड्स परचेज की 6,000 की, of which half goods were invoiced to Mohit at 30% above cost, तो पहले परचेज की एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी बताइए? Purchases account debit to Pankaj. 6,000, और इसका हाफ 3,000, बट आपने सेल किया प्रॉफिट पे, तो हाफ 3,000 में 30% ऐड कर दो, कितना हो गया? 3,900. 3,900, 900 रुपीज का प्रॉफिट हो गया बेटा इसमें, दैट यू हैव टू एड अप। लेकिन ये शो भी करना है आपको, मेक वर्किंग नोट, तभी इसके 2 मार्क्स हैं, 1 फॉर एवरी एंट्री, 2 मार्क्स है 2 एंट्रीज के। लेकिन साथ में आपको वर्किंग नोट भी बनाना है साइड पर, या आप इसको नरेशन में प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे यहाँ पे है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पंकज 6,000 एंड मोहित डेबिट टू सेल्स अकाउंट 3,900। अब अगर आपको वर्किंग नोट नहीं बनाना तो आप लिख सकते हो, फॉर द सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 3,000 एट 30% प्रॉफिट, या ऑन 30% प्रॉफिट, दैट इज, यहीं पे करके दिखा दो, लेकिन ऐसे, दैट इज 3,000 इंटू 30% इज इक्वल टू 900, इस तरह से भी दिखा सकते हो आप। और ये 3,000 कैसे आया वो भी शो कर सकते हो, ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 3,000, यहां पर अलग से ब्रैकेट लगा दो एक, 6,000 का हाफ, ठीक है, ये यहां पे शो कर सकते हो आप ऐसे। नरेशन में बेटा कुछ भी करो, ये आपके ऊपर है, आपकी फ्रीडम है, देयर इज नो लिमिट, नो स्टैंडर्ड। आप वर्किंग नोट ना बनाकर यहां भी वो सब चीजें शो कर सकते हो, या फिर ये आप एक अलग से वर्किंग नोट बनाकर कैसे बनाओगे, हाफ कॉस्ट इज इक्वल टू 3,000 एट प्रॉफिट 30% 900, टोटल 3,900, ये आप कहीं भी बना दो जहां पे भी सोल्यूशन ओवर होगा, और उसका नंबर लिख दो यहाँ पे, वर्किंग नोट नंबर 1। चेक हो गया सबका? परचेजेस टू पंकज, मोहित डेबिट टू सेल्स। Then next, purchased 25 shares of MRF Tyres Limited at rupees 750 per share। क्या एंट्री बनेगी इसकी? Investments account debit to cash account. इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन वो मल्टीप्लाई करके 6250 आएगा, चेक करो अमाउंट ठीक है आपकी?
सर मेरी अमाउंट डिफरेंट है। सर मेरी भी सर। एक मिनट है, मेरी यहाँ पे टाइपिंग गलत होगी, वो चेक कर लेते हैं। 750 इंटू 25 करना है, राइट? यस सर, 18,750। यस सर, सर ये सही अमाउंट। यहाँ पे दिखाएंगे दैट इज 25 शेयर्स एट द रेट रुपीज 750 ईच। ठीक है, कितना आ रहा है? 18,000 750। ठीक है बेटा, वो अमाउंट ये आई थिंक 250 थी, हमने इसको 750 कर दिया था, कुछ ऐसा हुआ होगा। ठीक है, ये करेक्शन होगी यहाँ पर। 18,750 इज राइट अमाउंट। अच्छा ये बताओ, आप मल्टीप्लाई कैसे करते हो इसको? 25 को 75 से मल्टीप्लाई कैसे करते हो? कोई है आपके पास क्रिएटिव मेथड, या टेबल के थ्रू, या नॉर्मल तरीके से करते हो? दिया कैसे किया आपने इसको मल्टीप्लाई? सर 75 टू सा 150, तो आगे जीरो लग गया 1500, देन 75 इंटू 5, तो वो ऐड करती है। ठीक है, ये भी गुड है। और क्या हो सकता है इसका वे आउट? क्या हमें 25 का टेबल आता है? चेक करो बेटा, 25 का टेबल तो बहुत इजी है। जैसे 25/5, आपको मैं अपना वे आउट बताता हूँ। 25:5 इज 125। 125 में से 5 ले लिया, 12 कैरी कर दिए, ऐसे होता है। 5 लेकर 12 कैरी होगी। फिर 25/7, अब 25/7 इजी है वो तो ऐड करना बेटा। 25 25 25 25 100 होता है, ये तो हमें आइडिया है ही है। 25 इंटू 4 100 होता है। 25 इंटू 3 75 होता है, तो 175। 175 में 12 ऐड कर दो, 177 प्लस 10 187, ऐसे भी आ गया। तो जितना आप ये ओरली प्रैक्टिस करोगे ना, यही आपके लिए यूजफुल है बेटा। +1 का टाइम वेस्ट मत करना। यही वो टाइम है जब सिलेबस कम है, टफ नहीं है ज्यादा सिलेबस। आप +2 के बैच में आके देखो, वहां पर बहुत ज्यादा हार्डवर्क है एक एक क्वेश्चन के ऊपर। एक एक चैप्टर में कितने कितने मेथड्स हैं, कितने कितने पार्ट्स हैं, बहुत कुछ है। तो वहां आपके पास टाइम नहीं होगा अपनी कैलकुलेशन पे वर्क करने में। +1 में करिए। +1 में कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन, कॉमन सेंस, इन सब पे वर्क करो। यहाँ कोई रेस नहीं है कि आपको अभी 100 मार्क्स चाहिए। अपने आप को तैयार तो करो बेटा उस कंपटीशन के लिए, उस लेवल तक लेके तो आओ अपने आप को। तो उसमें कैलकुलेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल रोल इन योर स्कोरिंग। इट प्लेज वाइटल रोल बेटा, बहुत बड़ा रोल है इसमें कैलकुलेशन का। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के अंदर या दूसरे एक दो बोर्ड ऐसे हैं जहां पर कैलकुलेटर अभी भी अलाउड नहीं है। जैसे पंजाब बोर्ड है, पंजाब बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड है, तो वहां स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं आती। स्टेट बोर्ड्स में कहीं ना कहीं कैलकुलेटर अलाउड है, बट सीबीएसई जो नेशनल लेवल पे वर्क करता है, वो वहां पर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, और होने वाला भी नहीं है जल्दी जल्दी। तो इसलिए बेटा आपको वर्क करना पड़ेगा, कैसे भी करिए। बट हम ऐसे नहीं करेंगे कभी भी। वो जो वे आउट होता है ना मल्टीप्लाई करने का, फिर हम ऐड कर देते हैं, ये बहुत टाइम कंज्यूम करेगा आपका। ये तब करो जब बिल्कुल ओड फिगर्स हैं, जैसे 39/23 है, तो हमें लगता नहीं कहीं से आइडिया आ सकता है, तो ठीक है फिर ऐसे कर लो। अदरवाइज डिवाइडर रूल तो है ही हमारे पास। फिर 23 में से 20 + 3 है, तो ये और इजी हो गया, क्योंकि 20 का टेबल हम सबके लिए बहुत ईजी है ना। तो थोड़ा सा क्रिएटिवनेस लेके आइए कैलकुलेशन में। वे मैंने बताया हूँ आपको सबको। ठीक है जी, यहाँ पर @25 शेयर्स @750 ईच आ जाएगा, तो ये ठीक है आपका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइड 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 6 months ऑन 40,000। तो बेटा अब यहाँ पे कैलकुलेशन का रोल भी इंपॉर्टेंट है, ये सब एंट्रीज इंपॉर्टेंट हैं। आपके स्कूल में कोई भी क्वेश्चन आए,
मींस आपका कोई भी तरह का एग्जाम हो जिसमें जर्नल आ रहा है, ओनली इस टेस्ट को प्रिपेयर करके जाइए बेटा। इससे बाहर बहुत कम केस में मिलेगा आपको क्वेश्चन। सो कितना आएगा बताइए, हाउ मच अमाउंट विल बी देयर? इंटरेस्ट सर, द अमाउंट कितनी होगी? अमाउंट 1000। अब नूर 1000 कैसे आएंगे, देखो 40,000 का 5% करेंगे पहले। अब आपको समझाया हुआ है ना मैंने 10% का मीनिंग। हाँ जी बेटा, 10% का 4000। मीनिंग एक जीरो कम, एक फोर जीरो फोर थाउजेंड थाउजेंड 4,000। 5% हाफ हो गया 2,000। 6 मंथ्स और हाफ हो गए 1,000। कितना इजी हो गया। अब अगर यही इसी चीज को ऐसे ऐसे किया जाए, कटिंग करके किया जाए ऐसे 2 1 एंड 2 फिर, तो कितना टाइम वेस्ट हो रहा है अननेसेसरली। ठीक है, ओके। सो एंट्री कैसे होगी इसकी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1,000। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें 4 एंट्रीज हैं यहाँ पर, दैट्स वाई ये 4 मार्क्स का है। तो मैं डायरेक्टली चेक करवाता हूँ। पहले हम बेटा परचेज कर रहे हैं। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू जतिन 40,000। विक्रम डेबिट टू सेल्स 50,000। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू विक्रम 20,000। एंड ये 20,000 की गुड्स जतिन को वापस जाएंगी। जतिन डेबिट टू परचेज रिटर्न 16,000। कितने की जाएंगी, कैसे आएंगी, देखो चेक करो बेटा। 40,000 जो है वो 50,000 की कॉस्ट है। 50,000 की जो गुड्स हैं उसको हमने 40,000 में परचेज किया था। तो जो गुड्स वापस आ रही हैं, कितने की वापस आ रही हैं? 20,000 की वापस आ रही हैं। तो 20,000 की गुड्स की कॉस्ट क्या होगी? इट्स बेसिकली यूनिटरी मेथड। आपको 50,000 सेल गिवन है और उस 50,000 का एक पार्ट है 20,000, तो इट मीन्स इट इज 2/5। समटाइम्स हमें लिखा था ना कि 2/5 गुड्स वापस आ रही हैं, तो आपके लिए बहुत ईजी होता है। यू थिंक इन दिस वे कि 40,000 का 2/5 कितना होगा। तो अभी भी तो वही बात है ना, आप ऐसे लिखो इसको और इजी हो जाएगा। 20 इज आउट ऑफ 50। तो क्या टफ है? अगर 50 मार्क्स के टेस्ट में आपके 20 मार्क्स आते हैं तो 20 आउट ऑफ 50 हो गए ना वो। तो 50,000 की गुड्स सेल की थी, उस 50,000 की गुड्स में से 20,000 की गुड्स वापस आई। 20/50 इंटू 40,000, बिकॉज 20,000 50,000 का पार्ट है, मीन्स 2/5 है। तो अगर ये गुड्स 40,000 की परचेज की थी हमने, टोटल गुड्स 40,000 में परचेज की थी, तो 40,000 का 2/5 कितना होगा? दैट इज 16,000। तो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट हैज बीन कवर्ड इन दिस टेस्ट। जैसे इस तरह से हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी होती है, तो ये वो वाला पार्ट हो गया है ना। हर बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया टेस्ट। नेक्स्ट, ये ठीक है सबका, चारों एंट्रीज? चले आगे। देन नेक्स्ट, आगे ओपनिंग एंट्री के 2 केसेस हैं आपके लिए। यस बेटा, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2538, टू टू क्रेडिटर्स अकाउंट 30,000, टू कैपिटल अकाउंट 39,000, और रेस्ट इज गुडविल। अगर डेबिट साइड कम है और क्रेडिट साइड ज्यादा है तो हम बैलेंसिंग फिगर डिफरेंस किसको लिखते हैं? गुडविल को बेटा। तो दैट्स वाई यहां पर अभ्यास देखो, स्टॉक 25, फर्नीचर 38, क्रेडिटर्स 30। लेकिन यहाँ लिखा क्या है बेटा? परचेज द, देखो यहाँ भी सिंपल नहीं है कि इट्स बेसिकली ओपनिंग एंट्री।
यहाँ एक बिजनेस परचेज किया जा रहा है किसी का, परचेज द रनिंग बिजनेस ऑफ दीपक फॉर 39,000 विद द फॉलोइंग। अब ये बताओ रनिंग बिजनेस कौन परचेज करेगा, टेल मी, हु विल परचेज रनिंग बिजनेस? बताओ बेटा, ये डिस्कशन क्लास है और आप लोग साइलेंट हो बिल्कुल। owner, ओनर, यस, ओनर विल परचेज दिस बिजनेस ना। तो ओनर ने 39,000 का बिजनेस एक परचेज किया है अपने इस बिजनेस को ऐड ऑन करने के लिए। जब हम अपने बिजनेस को ऐड ऑन करते हैं, बिजनेस को आगे ग्रोथ पे लेके जाते हैं, तो हम नए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो ये बात क्लियर है कि 39,000 रुपीज कौन इन्वेस्ट करेगा, ओनर करेगा। तो जो पैसा ओनर की तरफ से आएगा वो हमारी कैपिटल है। तो 39,000 कैपिटल के प्लेस पे लिखना है आपको, टू कैपिटल 39,000। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा कि जो हमने एक्स्ट्रा पे किया वो किस चीज का पे किया, वो उस बिजनेस की गुडविल है बेटा, जो हमने एक्स्ट्रा पे की है। किसके बिजनेस की, दीपक के बिजनेस की, जिसका बिजनेस आप परचेज कर रहे हो। तो ये एक ओपनिंग एंट्री भी हो सकती है। ओपनिंग एंट्री तो देखो हमने परफॉर्मेंस टेस्ट में आपको हमेशा दी है, आपके इससे पहले 3 परफॉर्मेंस टेस्ट हुए हैं इस चैप्टर के, और उसके अंदर ओपनिंग एंट्री आपने देखी है। लेकिन अब मैंने इस ओपनिंग एंट्री को दूसरे वे में दिया आपको कि हम किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हैं, तो इट्स नॉट ए ओपनिंग एंट्री, रनिंग बिजनेस परचेज किया जा रहा है किसी का। तो भी तो एक फर्स्ट एंट्री होगी। जब हम किसी का बिजनेस परचेज करते हैं तो वो हम एक फर्स्ट एंट्री के तौर पे लेते हैं, चाहे पहले से हमारा बिजनेस चल रहा है या नहीं चल रहा, वो तो अलग इशू हो गया। इस बिजनेस की पहली एंट्री यही है, तो इट विल ऑलवेज इन द स्टाइल ऑफ ओपनिंग एंट्री। डिफरेंस ऑलवेज गुडविल आएगा या कैपिटल रिजर्व। अगर क्रेडिट में आएगा तो उसको क्या नाम देते हैं, कैपिटल रिजर्व। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, अब यहाँ पे अगेन हमने एक बिजनेस परचेज किया महेश का, सेम स्टाइल में 75,000 रुपीज में परचेज किया है। और ये 75,000 रुपीज कौन इन्वेस्ट करेगा, हु विल इन्वेस्ट 75,000? business owner, बिजनेस का ओनर परचेज करेगा, तो ही विल इन्वेस्ट 75,000। टू रेंट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है हमारे पास, स्टॉक एसेट है डेबिट, टूल्स इंप्लीमेंट्स डेबिट, और टू कैपिटल 75,000। तो इस तरह से स्टॉक डेबिट 33,000, टूल्स इंप्लीमेंट डेबिट 80,000, टू रेंट आउटस्टैंडिंग, टू कैपिटल। अब यहां जो बैलेंस फिगर है बेटा वो है कैपिटल रिजर्व, सिंपल, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट है जहां पर अगर क्रेडिट में बैलेंस फिगर आती है तो हम उसको कैपिटल रिजर्व कहते हैं। तो इन दोनों एंट्रीज को कवर किया गया यहाँ पर। टेस्ट का बेटा एक ही एम होता है, परफॉर्मेंस टेस्ट हो या मॉक टेस्ट हो, आपके सभी बेसिक्स को कवर करना। अब जनरल चैप्टर को जब भी रिवाइज करना है आपने, आपके जो इससे पहले परफॉर्मेंस टेस्ट हुए हैं सब आपके व्हाट्सएप के अंदर है, और उसका सोल्यूशन इस तरह से डिस्कस किया गया है जो आपके मोबाइल ऐप के अंदर है, जहां हर एक टेस्ट का सोल्यूशन रखा हुआ है। वहां से आप कभी भी ओपन कर सकते हो उसको, वहां से देख सकते हो कोई भी सोल्यूशन। तो अब ये एक तो होता है कि सोल्यूशन आपके पास वर्ड की फॉर्म में है, अब ये तो रिकॉर्डिंग फॉर्म में आ गया। तो जब भी आप कोई रिकॉर्डिंग ऑन करोगे कभी भी लास्ट टेस्ट डिस्कशन की, तो आपके पास ऑप्शन है ना कि फुल टेस्ट डिस्कस करना है, फुल टेस्ट कर लो, देख लो, या आप आगे करके उसको किसी भी एक पॉइंट पे जाके उसको सुन सकते हो, किसी भी पॉइंट को। तो लेकिन इस पे वर्क करना, ये फैसिलिटी आपके पास है, क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन, उसकी रिकॉर्डिंग टेस्ट डिस्कशन की,
जब भी एग्जाम में जाना है बेटा इन टेस्ट को देख कर जाना है, क्योंकि उसी बेस पे बनाए गए हैं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जब आप बिल्कुल रेडी हो जाते हो, मैच्योर हो जाते हो, तो फिर आपका ये मॉक टेस्ट होता है। ये ऑटोमेटिकली थोड़ा सा टफ लेवल पे होता है। इसका लेवल जो है वो टेक्निकली हाई होता है, क्योंकि इसमें सारे पॉइंट्स कवर किए जाते हैं, और वो भी हर तरह से नए स्टाइल से। तो इसको आप समझिए, और माइंड में हमेशा ये रख लो कि ओपनिंग एंट्री हो या हम किसी का रनिंग बिजनेस परचेज कर रहे हैं, अगर डेबिट में बैलेंस शीट आ रही है तो गुडविल है, क्रेडिट में आ रही है तो वो कैपिटल रिजर्व है। कुछ चीजें बहुत इजी भी हैं, जैसे नेक्स्ट पॉइंट है रिसीव्ड इनकम टैक्स। अब है तो इजी है कि जब इनकम टैक्स रिसीव होता है तो हम एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन टू क्या होगा? यू नो इनकम टैक्स किससे रिलेटेड है? जस्ट लिंक विद दैट, लिंक करो किस रिलेटेड है। Drawings. ड्रॉइंग्स, लेकिन जब हम पे करते तो लिंक है बेटा इसका ड्रॉइंग से। Yes, sir. The bank account debit to capital account. यस, अब तो वापस आ रहा है पैसा को। मींस आपको ये बोलना दिया, ड्रॉइंग्स नहीं बोलना, आपको ये बोलना है कि इनकम टैक्स का लिंक है प्रोप्राइटर के साथ। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि इनकम टैक्स का लिंक किसके साथ है, तो आपका आंसर होगा कि सर प्रोप्राइटर के साथ है इसका लिंक, प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर के दो नेम्स है हमारे पास, डेबिट नेम ड्रॉइंग्स है, तो अगर आप उसके बिहाफ पर इनकम टैक्स पे कर रहे हो तो उसका नेम ड्रॉइंग्स है। अगर उसके बिहाफ पर इनकम टैक्स रिसीव हो रहा है तो उसका नेम कैपिटल है। ओके, तो अब यहां पे पैसा रिसीव हो रहा है हमारे पास, तो उसका नेम है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देन नेक्स्ट एंट्री है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की, चार्ज। अब देखो ये भी सिंपल नहीं है, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन दिया आपको 6% ऑफ 40,000। अब यहाँ रेट पर एनम नहीं है बेटा, अगर ये रेट पर एनम होता 6% पर एनम, तो एक रूल है जो आपका सिलेबस में नहीं है इसलिए बताया नहीं गया आपको अभी तक, +2 में आपको आएगा पार्टनरशिप के अंदर। जैसे आप +2 में एंटर करोगे नेक्स्ट ईयर, यू विल गेट पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनर्स ड्रॉइंग्स करते हैं, और ड्रॉइंग्स की डेट्स डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे कभी कोई अप्रैल में ड्राइंग कर रहा है, कोई मई में कर रहा है, कोई जून में कर रहा है, कभी कोई जुलाई में, किसी भी डेट को कर रहा है। तो अगर डेट्स गिवन ना हो तो रेट पर एनम हो, तो वहां हम ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स का कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑन एन एवरेज कितने मंथ्स का? 6 मंथ्स का। 6 months. 6 मंथ्स का हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 40,000 पे 6%, 2400। अभी तो 2400 ही है, क्योंकि रेट ओनली 6% है। तो एज पर योर सिलेबस इज कंसर्न, आपको +1 में ज्यादातर केसेस में इंटरेस्ट इन ड्राइंग दिया होता है 2400, आपको सिर्फ एंट्री पास करने के ही सिलेबस है। अगर कैलकुलेशन करनी आ भी गई तो 40,000 का 6%, और अगर पर एनम वर्ड लिख दिया टीचर ने तो वो एडवांस हो जाएगा कि +2 का भी पॉइंट आपको डाल दिया। बाय मिस्टेक हो सकता है वो टीचर से 6% पर एनम, क्योंकि +1 में नहीं है ये। तो याद रखना, अगर 6% पर एनम है तो क्या करेंगे बेटा, 40,000 6/100 पर एनम, तो हम अपनी तरफ से कितने मंथ्स का करेंगे, 6 मंथ्स का। बट अभी ये चीजें +2 में आएंगी तो अभी इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस माइंड में रखिए इसको कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में रेट पर एनम नहीं होता, अगर हो तो पॉइंट है। ये सिंपल है यहाँ पर। चलिए आगे, तो एंट्री क्या बनेगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। ठीक है, ठीक है बेटा, सबसे बढ़िया क्या है ना, एक पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा हमारा इस एक क्लास में। नेक्स्ट, जितना हमने 1 मंथ में किया होगा उतना एक दिन 1 डे में डिस्कस हो जाएगा। नेक्स्ट, exchanged old refrigerator worth ₹12,000 for the new worth 70,000. Balance paid from personal bank account. Personal bank account किसका होगा, Proprietor. Proprietor. प्रोप्राइटर का होगा। इतनी यहाँ पर बिजनेस अपने कैश में से या अपने बैंक में से पे नहीं कर रहा, बिजनेस का प्रोप्राइटर क्या कर रहा है बेटा, अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में से दे रहा है। तो
इसलिए हमारे लिए तो उसका नेम कैपिटल है, चाहे वो पर्सनल कैश में से दे या बैंक से करे या किसी से लेके दे, हमें क्या फर्क पड़ता है उससे, कुछ भी लिखा हो फिर वो। प्रोप्राइटर अगर पर्सनल वर्ड आ गया तो आपके लिए उसका नेम कैपिटल है या ड्राइंग्स है। पैसा आ रहा है बिजनेस के पास तो कैपिटल, बिजनेस से जा रहा है किसी भी पर्पस पे तो ड्राइंग्स। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी अब, ये देखिए रेफ्रिजरेटर, यहाँ ओल्ड रेफ्रिजरेटर दे रहे हैं, नया आ रहा है तो न्यू ओल्ड वर्ड लिखना बेटर रहता है। रेफ्रिजरेटर अकाउंट डेबिट भी होगा और रेफ्रिजरेटर अकाउंट क्रेडिट भी होगा, न्यू डेबिट होगा ओल्ड क्रेडिट होगा। टू कैपिटल अकाउंट 58,000। नेक्स्ट। सर आप एक बार ये बता सकते हो कि ऑफिस इक्विपमेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं? बेटा वो सब चीजें लाइक जो हम, कॉमन एग्जांपल्स थोड़े। जैसे ऑफिस में कंप्यूटर यूज होता है, या कोई भी मशीन, आप कह लो प्रिंटर हो गया, कंप्यूटर, टाइपराइटर, या कोई छोटी सी कोई भी मशीन हो सकती है, कोई करेंसी नोट काउंटिंग मशीन है, या पेपर वेट हो सकता है ना। फ्रिज को तो हम अलग से लेंगे ना? फ्रिज नहीं बेटा, इस बात को समझिए जिसको हम वर्किंग में यूज करते हैं। ओके सर। जैसे हम बोलते हैं ना ऑफिस वर्क, तो ऑफिस वर्क में जो यूज होता है दैट इज कॉल्ड ऑफिस इक्विपमेंट। देखो ना ऑफिस के इक्विपमेंट्स, तो अगर मैं ऑफिस वर्क कर रहा हूं तो मुझे क्या चाहिए, आज की डेट में एक मॉडर्न ऑफिस के अंदर क्या होगा, जस्ट मेक ए पिक्चर इन योर माइंड, इमेजिन करो कि आपका एक मॉडर्न ऑफिस है तो उसमें क्या होगा बेटा, एलसीडी स्क्रीन लगी होगी कुछ ऐसा, और आपके पास टाइपराइटर होगा, सॉरी प्रिंटर होगा, या लैपटॉप होगा, फैक्स मशीन हो सकती है। ऐसी कुछ चीजें हैं जो ऑफिस में यूज होती है, जो मोस्टली ऑफिस के वर्क में यूज होती है। अब फर्नीचर अलग हो गया, जैसे टेबल, चेयर, ये तो फर्नीचर का पार्ट हो गया। और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, रेफ्रिजरेटर हो गया वो अलग है, एयर कंडीशन एसी अलग हो गया। इनको हम फिक्चर्स में ले सकते हैं, या हम इनका नेम भी डेबिट कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर डेबिट, एयर कंडीशनर डेबिट। तो ऐसा तो नहीं ना कि ऑफिस के वर्क में मैं रेफ्रिजरेटर को यूज कर रहा हूँ वो तो मेरे कंफर्ट के लिए है। एसी फॉर माई कंफर्ट, किसी भी ऑफिस में वर्क करने के लिए एसी की नीड नहीं होती है, वो हमारा कंफर्ट है। विंटर्स में नीड नहीं हमें ना फ्रिज की ना एसी की, ये समर में हमारा कंफर्ट है। नहीं भी होगा तो भी चलेगा ऑफिस, है ना। कुछ गवर्नमेंट ऑफिस ऐसे हैं जहाँ पे एसी फ्रिज नहीं है तो वहां वर्क होता है, फैन में भी होता है वर्क। तो समझिए कि फैन, ये सब चीजें हमारे लिए कंफर्ट है। ऑफिस के लिए क्या चाहिए, वो इंस्ट्रूमेंट जिनके थ्रू हम वर्क कर रहे हैं, वो सब चीजें। ओके, क्लियर हो गया आपको आइडिया। सर फैंस फिक्सचर्स में आएंगे या फैन अलग से? नहीं, फिक्चर्स में आ जाएगा बेटा। जैसे ओके। कुछ भी ऐसा जो हम, जैसे कैबिनेट्स हैं, परचेज ऑफिस कैबिनेट्स, फाइलिंग कैबिनेट्स, या फिर फैन, ये फिक्स होता है ऑफिस में, तो ऑफिस फिक्चर्स आ जाएगा ये। एंड सर एसीज वो अलग से? एसीज को फिक्चर्स भी कह सकते हैं हम, या हम उसको एयर कंडीशनर अकाउंट भी डेबिट कर सकते हैं, ओके सर। क्योंकि वो एक हैवी आइटम होगी, उसका एक अलग से अकाउंट बनाया जा सकता है। बट वो फिक्चर्स में आ गया, जैसे फैन, एसी, कैबिनेट्स, ये फिक्स हो जाते हैं बस, तो फिक्चर्स डेबिट कर सकते हैं उसको। फर्नीचर डेबिट, जो चीजें फ्लोर पे रखी जाती हैं वो फर्नीचर होगी। जो हम हैंग करते हैं, फैन, एसी और कैबिनेट्स, वो फिक्चर्स होगी। जो चीजें हम अपने वर्किंग में यूज कर रहे हैं, जैसे स्टेपलर है, एक बहुत छोटी सी मशीन है तो वो भी मशीन एक स्टेपलर, तो स्टेपलर भी ऑफिस इक्विपमेंट है, पेपर वेट भी ऑफिस इक्विपमेंट का पार्ट है। तो जो जो चीजें हम ऑफिस वर्क में यूज कर रहे हैं तो वो सब कुछ ऑफिस इक्विपमेंट है। ओके। यस सर। और लिखने के लिए यूज हो रही है चीजें, वो स्टेशनरी का पार्ट बन जाता है। तो ऐसे अकाउंट्स बनाए गए हैं स्टैंडर्ड, तो जितने भी हम चीजें यूज करेंगे, ऐसे पेन, पेंसिल, रजिस्टर, है ना, कोई भी नोटबुक, वो स्टेशनरी का पार्ट बन जाएगी इस तरह से। नेक्स्ट, क्लियर हो गया डाउट दिया। हाँ जी सर। नेक्स्ट है
बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक फ्रॉम करंट अकाउंट ऑफ बिजनेस, सिंपल है। तो हमारे बिजनेस का जो अकाउंट बैंक में होता है, जैसे मेरा अकाउंट है बैंक में, तो वो अकाउंट करंट अकाउंट है, तो उसके चार्जेस होते हैं कुछ करंट अकाउंट के। ये क्वार्टरली होते हैं, हाफ ईयरली भी होते हैं, मंथली भी होते हैं, हर बैंक का अपना प्रोडक्ट है एक ये। तो इसलिए वो चार्जेस आपके लिए नॉर्मल चार्जेस है। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बट ये बैंक से कटेंगे, ये आपको कैश में पे नहीं करने। नेक्स्ट, हाँ जी, परचेज ऑफ न्यूज़पेपर क्या होगा इसका मीनिंग? miscellaneous expenses. यस, ठीक है। बैंक चार्जेस टू बैंक हो गया। ऊपर वाले पार्ट में बेटा एक चीज आएगी थी ना, टू कैपिटल 58,000 जो बैलेंस फिगर है। 70,000 का न्यू फ्रिज है, 12,000 का ओल्ड फ्रिज हमारा वैल्यू हो रहा है जो जा रहा है वेंडर के पास। वेंडर कौन होता है? सेलर। और रिमेनिंग पार्ट ओनर पे कर रहा है अपने पर्सनल रिसोर्स में से, चाहे वो बैंक हो उसके पास, कुछ भी हो, चाहे वो अपना गोल्ड सेल करे। कई बार ना स्टोरी लिख देते हैं कि ओनर ने अपना गोल्ड सेल किया, गाड़ी सेल की, पैसा बिजनेस में लेके आया। जब आपको लगे पर्सनल सोर्स है तो कैपिटल है बस। देन मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स अकाउंट डेबिट या एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और उसके बाद जब हम स्क्रैप सेल करते हैं, सेल ऑफ स्क्रैप, कुछ भी न्यूज़पेपर या कोई टेबल चेयर टूट जाता है ना, प्लास्टिक चेयर टूट गई, कुछ भी ऐसा मेटल का बना है कोई चीज, तो उसको हम एज ए स्क्रैप, इंडिया में स्क्रैप सेल होता है हर चीज का, चाहे वो पेपर का स्क्रैप हो या प्लास्टिक हो, आयरन हो, मेटल हो, एवरीथिंग हैज ए स्क्रैप वैल्यू। तो अगर वो हमारे काम का नहीं है तो समझो कि वो स्क्रैप है, तो हम उसको सेल कर देते हैं। तो इसलिए कुछ भी लिखा हो सेल्ड स्क्रैप, तो स्क्रैप में क्या सेल हो रहा है? वही मोस्टली जो चीजें टूट जाती हैं, ऑफिस का फर्नीचर होगा कुछ ऐसा, तो वो हमारी मिसलेनियस रिसीट्स का पार्ट बन जाता है। तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर चाहे वो न्यूज़पेपर हो, और अगर वही न्यूज़पेपर हम सेल कर रहे हैं या हम स्क्रैप सेल कर रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस रिसीट्स अकाउंट। सो यहाँ पे miscellaneous income आ सकता है। हाँ, एक ही बात है बेटा, इनकम भी आ जाएगा, रिसीट्स भी आ जाएगा, ओके सर। बिकॉज ये रिसीट्स हमारी इनकम ही होती है। नेक्स्ट, हमें एक एडवांस मिला गौरव से क्योंकि हमने गुड्स परचेज किए हैं, सॉरी गुड्स सेल की हैं। गुड्स सेल करनी है मीन्स ऑर्डर मिला हमें, तो ऑन द सेल ऑफ गुड्स हमें पैसा बाकी भी मिलेगा अभी। और अभी ये जस्ट एडवांस मिला है, इट मीन्स गुड्स का जो ऑर्डर है वो 15,000 से ज्यादा का होगा, बिकॉज एडवांस एक पार्ट होता है, समझते हो ना। अगर मैं कोई 50,000 का प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ तो आई कैन गिव एडवांस ऑफ 15,000, रेस्ट 35,000 आई विल पे ऑन डिलीवरी। तो तो अभी सेल नहीं हुई है, जस्ट एडवांस रिसीव हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैश तो आएगा। बेटा एक चीज जो आप अपने आप को इजी कर सकते हो ना, बहुत इजी हो सकते हो आप, वो है कैश को लेके, कैश या बैंक को लेके। अगर वो कैश आपको रिसीव हो रहे हैं, देखो रिसीट वर्ड सुनते ही कैश डेबिट होगा, हाफ एंट्री तो इतनी इजी है क्योंकि सब में रिसीव्ड या पेड है। अब ध्यान से देखो बेटा, रिसीव्ड, पेड, रिसीव्ड, रिसीव्ड, उसके बाद ये तो स्पेशल एंट्रीज होगी, चलो उसके बाद है रिसीव्ड, 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 पेड, यहां भी रिसीव हो रहा है या पे कर रहे हो। 90% एंट्रीज में कैश इन्वॉल्व है बेटा, इसलिए अपने आप को इजी करो। पैसा आ रहा है ना, बस ऑन द ब्लाइंड बिलीव, बिल्कुल ब्लाइंडली आप बोल दो कैश डेबिट, बाकी बाद में देखेंगे कहां से आ रहा है, सोर्स क्या है बेटा वो बाद में देखा जाएगा, कैश तो आ रहे। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा 15,000 टू एडवांस फ्रॉम गौरव अकाउंट। आप इसको टू गौरव नहीं लिख सकते, जैसे कई बार स्टूडेंट लिखते हैं टू गौरव, वो रॉन्ग है बेटा। टू गौरव नहीं होगा, टू एडवांस फ्रॉम गौरव अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम गौरव अकाउंट। ओके, तो एडवांस अकाउंट क्रिएट करना है आपने यहाँ पे, गौरव अकाउंट क्रिएट नहीं करना। देन नेक्स्ट, पे 25,000
एज एन एडवांस टू कार्तिक ट्रेडर्स अगेंस्ट एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या आंटी होगी? Advance to Karthik Traders account, debit to cash account. यस, तो आपको कार्तिक ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट नहीं करना है, ना ही आपको परचेज डेबिट करना है, बिकॉज अभी आपने गुड्स परचेज नहीं की हैं, अभी आपने गुड्स सेल नहीं की है, जस्ट एडवांस रिसीव किया है और एडवांस दिया है। तो ये हमारे बेटा स्मॉल सेगमेंट्स हैं। अगर आप इलस्ट्रेशन में जाओगे ना, जैसे मैंने आपको कल्याणी पब्लिशर्स की बुक रेकमेंड की है, द बेस्ट बुक है ये। अगर आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी नॉलेज गेन करनी हो, अगर हमने बेसिक्स को समझना हो, तो डीके गोयल बुक बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट को बेसिक वाइज समझाया गया है और बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं किया गया, सिंपल बेसिक्स हैं। और बहुत ज़्यादा वैरायटी अगर हमें गेन करनी हो विद बेसिक्स, तो फिर कल्याणी बुक करते हैं हम। ये दोनों बुक्स हैं जो बहुत बढ़िया बुक्स हैं, आप दोनों को कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एक बुक के तो हम न्यूमेरिकल्स कर ही रहे हैं आपके साथ अनसोल्ड, दूसरी बुक आपको बताया मैंने, डोंट डोंट वेट और डोंट थिंक, जस्ट परचेज। बुक्स पे पैसा यूजफुल है ना? आई थिंक आप कभी ये तो सोचोगे नहीं कि बुक्स पे पैसा लग रहा है, वो तो कोई बात ही नहीं है, जस्ट कहने की बात है ये कि बुक्स, कभी भी सोचा मत करो कि बुक्स परचेज एक करें या दो करें। बुक्स पे पैसा लगाना ऑलवेज गुड डिसीजन है। ये आपके लिए नॉलेज हाउस है बेटा, एक नॉलेज कलेक्शन है। आप एक बुक जब मेरे साथ कर रहे हो, स्कूल लेवल पे एक बुक करोगे, अगर स्कूल लेवल पे वो बुक डीके गोयल है तो बेस्ट है, अगर वो कल्याणी ही है तो परचेज इन एडिशन दैट बुक। तो जब भी कोई चैप्टर चलता है उसमें से स्टडी करो, टाइम बहुत होता है आपके पास। देखो एक चैप्टर जो चलता है तो कितना टाइम मिल जाता है आपको, उसका लिमिटेड होमवर्क होता है, तो जब भी आपको व्हेन यू विल फाइंड टाइम उसको करो, क्योंकि अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जो कंटिन्यू होगा, बाकी सब्जेक्ट्स एक तरह से नए आएंगे आपको इन एवरी क्लास, अकाउंट्स कंटिन्यू सब्जेक्ट है। तो यहाँ प्रॉब्लम अगर आती है तो हमेशा आएगी, जैसे इकोनॉमिक्स का पार्ट चेंज हो जाएगा, आज माइक्रो है तो कल को मैक्रो हो जाएगा, आज स्टैट्स है तो कल को इंडियन इकोनॉमी हो जाएगा, यही 4 पार्ट्स हैं जो चलते रहते हैं। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, कोई लिंक नहीं होगा हमारा +1 के साथ। बिजनेस स्टडीज में भी बहुत ज्यादा लिंक नहीं मिलेगा आपको, जितना आप कर रहे हो आपको समझ आ जाएगा, वो थ्योरी पार्ट है। इंग्लिश चेंज हो जाती है, मैथमेटिक्स का लिंक रहता है, लेकिन मैथमेटिक्स आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए +1 का, तो ही जाके +2 में अच्छा वर्क कर पाओगे। तो मैथमेटिक्स और अकाउंट्स इन दोनों पे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है आपको। और मैथमेटिक्स फिर थोड़ा सा हम कहते हैं कि लिंकिंग सब्जेक्ट नहीं बनेगा आगे। अकाउंट्स तो थ्रू आउट द कॉमर्स चलेगा ना, +2 के बाद भी अगर तुम बीकॉम बीबीए एमबीए कुछ भी करते हो, कॉमर्स से रिलेटेड स्ट्रीम लोगे कोई, अकाउंट्स कंटिन्यू सब्जेक्ट होगा, और वहां पर इन जर्नलिटीज का नॉलेज ऑलवेज मैटर करेगा। आपको कभी भी किसी क्लास में अकाउंट्स अगर अच्छे से समझ आ रही है तो उसका क्रेडिट +1 को दोगे आप, उसमें +1 का हार्डवर्क इन्वॉल्व है, चाहे वो आपका हार्डवर्क हो या मेरा हार्डवर्क हो, डजंट मैटर, क्रेडिट गोज टू +1 अगर +2 में आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो। ओके, तो इसलिए जस्ट दोनों बुक्स को करते जाओ साइड बाय साइड, डीके गोयल की सिर्फ इलस्ट्रेशन करते जाओ, तो बेसिक वाइज वहां पे आपको और ज्यादा बेटर क्लियर होता रहेगा। इस बुक में क्या है, कल्याणी की बुक में, इसमें वैरायटी बहुत ज्यादा है। तो ये जो टेस्ट आपके लिए बनाया गया है, ये कल्याणी की बुक की सभी इलस्ट्रेशंस को सामने रखते हुए बनाए गए। तो ये स्मॉल सेगमेंट्स हैं, जैसे एक सेगमेंट आया था हमारे पास एडवांस का, फिर एक सेगमेंट आया था लोन का, लैंडिंग बोरिंग, एक सेगमेंट आया था लॉस बाय फायर, हर एक सेगमेंट को कवर किया गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या एक बिजनेस परचेज का। तो छोटे छोटे सेगमेंट्स को मिलाकर ये टेस्ट बनाया गया। आप समझ गए होंगे ना, टेस्ट करते हुए तो आपको शायद समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन डिस्कशन में समझ आ रही है ना कि इनको एक साथ रखा गया है। मिसलेनियस 2 चीजें होती हैं, एक्सपेंसेस और रिसीट्स, उन दोनों को मैंने एक साथ रखा है आपके लिए। तो अगर आप इलस्ट्रेशन को रिवाइज करोगे तो आपको इतनी नॉलेज मिलेगी, पर उनको रिवाइज करने में जितना टाइम लगेगा उससे 1/10 टाइम लगेगा इस टेस्ट को रिवाइज करने में कभी भी। ओके, सॉल्यूशन तो आपके सामने आएगी, आपके पास आपके आंसर शीट पे। करेक्शन करते रहो बढ़िया तरीके से, जहां भी लगता है आपको मिस्टेक है करेक्शन करो। प्रताप रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन आवर बिहाफ। अब ये बिहाफ वाली एंट्रीज आ गई। अब बिहाफ वाली एंट्रीज वैसे काफी ज्यादा हैं,
जब हमने होमवर्क किया था, तो इनमें से दो लिए मैंने, एक रिसीव्ड ऑन आवर बिहाफ, तो क्या एंट्री बनेगी, प्रताप को हमारे बिहाफ पे इंटरेस्ट मिला, इट मीन वो पैसा हमने किससे लेना है, प्रताप से। Pertap debit to interest received account. यस, वेरी गुड। तो इंटरेस्ट हमें नहीं मिला बेटा, अगर हमें मिलता तो हम बोलते कैश अकाउंट डेबिट हो, तो नॉर्मल है, नॉर्मल एंट्री यहाँ कोई भी नहीं, आपने देखा होगा। तो जहां प्रॉब्लम्स आती है स्टूडेंट्स को, वो एंट्रीज हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉर्मल है, रिसीव्ड इंटरेस्ट, बस रिसीव्ड इंटरेस्ट, ऑन आवर बिहाफ नहीं है, प्रताप नहीं है। लेकिन जब प्रताप को मिलता है हमारे बिहाफ पर, तो इनकम तो हमारी हुई, क्योंकि हमारा बिहाफ है, मिल रहा है उसको किसी रीजन से, तो प्रताप डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। नेक्स्ट, कमीशन रिसीव्ड ऑन आवर बिहाफ ऑफ सचिन, ऑन बिहाफ ऑफ सचिन, कमीशन रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ सचिन। अब यहां कमीशन हमें मिल रहा है, पर किसके बिहाफ पे, सचिन, इट मीन वो कमीशन हमारा तो नहीं हुआ ना, किसका हुआ, सचिन का। इट मीन बेटा 12th के अंदर जहां प्रताप आपके लिए एसेट का काम कर रहा है, प्रताप डेबिट, वहीं पर सचिन आपके लिए लायबिलिटी का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो पैसा आपने सचिन को वापस करना है। तो बिहाफ का मीनिंग ये है कि वो पैसा मैंने सचिन को देना है या प्रताप से लेना है। Cash account debit to Sachin. हाँ जी, कैश अकाउंट डेबिट टू सचिन, कमीशन का नाम कहीं नहीं आएगा, और प्रताप डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट यहाँ आएगा, लिखना रह गया। सो नेक्स्ट, नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड एंड कंपनी एडमिटेड द क्लेम 36,000। अब क्योंकि 1 मार्क की एंट्री है, तो यहां आपको 3 एंट्रीज नहीं बनानी है, एक ही बनानी है। 1 मार्क है ना बेटा, अगर ये 3 मार्क्स का होता तो हम 2 या 3 बना देते, लॉस बाय फ्लड डेबिट टू परचेजेस, है ना, ऐसे करके 2 बना देते चाहे, लेकिन अभी हमें एक ही बनानी है, ये सिंपल डायरेक्ट जो रिजल्ट है। लॉस हुआ 9,000 का, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी एडमिट कर रही है क्लेम 36,000 का, और गुड्स आ रही है 45,000 की, तीनों रिजल्ट्स हैं बेटा हमारे, ठीक है। तो 45,000 की गुड्स गई, 36,000 हमें मिल जाएगा कंपनी से, बाकी का लॉस हो गया। ऐसी नेक्स्ट है। अब नेक्स्ट में क्या था, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्रिएट की गई थी, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय रेन, इंश्योरेंस कंपनी पेड द क्लेम, लेकिन मुझे एक ही एंट्री में कवर करने की, क्योंकि पेड द क्लेम आ गया, तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट होने की बजाय क्या होगा, Credit. नहीं बेटा, इंश्योरेंस कंपनी की जरूरत ही नहीं हमें, यहाँ पे सीधा पैसा आ गया ना हमारे पास, So bank account debit हो जाएगा. बैंक ऑन डेबिट, यस, और बाकी का लॉस आ गया। ये देखो, लॉस बाय रेन अकाउंट डेबिट 7,000, बैंक आ गया, और गुड्स कितने की डिस्ट्रॉय हुई, 25,800 की। तो क्या डिफरेंस है इन दो एंट्रीज में, बोथ एंट्रीज आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। इंश्योरेंस कंपनी की जगह पे हम बैंक लिख रहे हैं बस, क्योंकि अगर आप एडमिट, जैसे आप किसी से पैसे मांगते हो और वो कहते हैं कि ठीक है मैं दे दूंगा आपको, तो उसने आपका क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, तो आप उस पर्सन को या उस कंपनी को क्या बोल देते हो, रेलवे कंपनी डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट। वो कंपनी फॉर द टाइम बिंग आपकी क्या बन जाती है, एसेट, बिकॉज उन्होंने बोला ठीक है हम दे देंगे, बट अभी तो दे दिया उन्होंने, जैसे आपने पैसा मांगा और आपको मिल गया, तो आपको उस पर्सन से या उस कंपनी से तो कोई लिंक नहीं ना, सीधा पैसा आपके पास आ रहा है, यू आर गेटिंग दैट मनी डायरेक्टली फ्रॉम दैट कंपनी। तो बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस बाय रेन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, तो परचेज यहां पर क्रेडिट हो गया। तो एक सिंगल एंट्री में अगर हमें इनको ओवर करना हो तो ये चीजें हैं। देन सिंपल पुअर पीपल के लिए हमने गुड्स डिस्ट्रॉय की ऑन पर्सनल अकाउंट। बेटा ऑन पर्सनल अकाउंट का मीनिंग बिजनेस नहीं कर रहा, ये डोनेशन कौन कर रहा है,
ओनर ओनर ऑनर कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो इट मीन ड्रॉइंग्स डेबिट होगी, अदरवाइज हम क्या करते, अदरवाइज हम क्या करते चैरिटी बेटा, अकाउंट डेबिट क्या करते, चैरिटी, यस, डोनेशन या चैरिटी कुछ भी लिख सकते हैं हम इसमें। डोनेशन या चैरिटी अकाउंट डेबिट, लेकिन अभी ये ऑन द पर्सनल अकाउंट हो रही है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। अब आगे हमारी स्पेशल एंट्रीज, जहां एक्रूड आउटस्टैंडिंग्स होते हैं, ये वो सेगमेंट है। ये तीनों, ये जो है आपका, ये एक सेगमेंट है बेटा। ये 6 एंट्रीज एक सिंगल सेगमेंट की है। कमीशन ऑफ करंट ईयर ड्यू बट नॉट रिसीव, एक्रूड कमीशन हो गया। कमीशन ऑफ लास्ट ईयर रिसीव्ड, तो पैसा तो आ रहा है लेकिन ये पिछले साल का कमीशन है, आउटस्टैंडिंग कमीशन है। और नेक्स्ट ईयर का कमीशन अगर हमें रिसीव हुआ तो ये एडवांस कमीशन है। तो इन तीनों को चेक करते हैं। चेक करिए बेटा, कमीशन एक्रूड या एक्रूड कमीशन एक ही बात है। एक्रूड कमीशन डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, तो कमीशन रिसीव तो हमारा इनकम अकाउंट है ये बेटा, अगर रिसीव हो तब भी, अगर एक्रूड हो तब भी। अगर हमें कमीशन एक्रूड कैश में रिसीव हो जाए तब भी। अगर कोई कमीशन एक्रूड है, आउटस्टैंडिंग है, और वो हमें रिसीव हो रहा है पिछले साल का, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लास्ट ईयर एक्रूड था वो रिसीव हो रहा है। जैसे आप इसी को ले लो, आज अगर ये कमीशन एक्रूड डेबिट हुआ है तो कभी क्रेडिट तो होगा ना, समझे ध्यान से। आउटस्टैंडिंग और एक्रूड वर्ड सेम है, बट इनकम्स के लिए एक्रूड वर्ड यूज होता है, एक्सपेंसेस के लिए आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज होता है। तो अगर सपोज 11,000 का कमीशन आज एक्रूड है तो अगले साल जाके मिलेगा, क्योंकि ये एंट्रीज स्पेशल एंट्रीज होती हैं, ये 31 मार्च को बनती हैं ईयर के एंड पे, और ये अगले साल अप्रैल में रिसीव होता है हमें पैसा। तो जब मार्च का इंटरेस्ट अप्रैल में मिलता है तो उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट रिसीव हुआ। तो कमीशन एक्रूड डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, एक तो एक्रूड हो गया, फिर वो रिसीव हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन एक्रूड अकाउंट। नेक्स्ट, और अगर कमीशन एडवांस में मिला फिर तो वो एक्रूड नहीं है। एक्रूड का मीनिंग क्या होता है ये भी समझिए, आपने किसी को सर्विस दे दी बट आपको उसके पैसे नहीं मिले, वो है एक्रूड। लेकिन आपने किसी को सर्विस नहीं दी फिर भी आपको पैसे मिल गए, क्योंकि वो सर्विस अभी नेक्स्ट ईयर देनी है आपने, तो उसको बोलते हैं एडवांस। इन दोनों में डिफरेंस है। मैंने आपको टीच किया और आपने फीस नहीं दी तो मेरी फीस आपकी तरफ क्या होगी, एक्रूड। मैंने आपको टीच नहीं किया फिर भी आपने एडवांस में फीस दे दी मेरे को, +2 की फीस +1 में पे कर दी, तो वो मेरे लिए एक लायबिलिटी बन गई। तो ये फीस जो +2 की मुझे आपसे +1 में मिल रही है तो वो मेरे लिए लायबिलिटी है, और वो फीस जो +1 की है बट +1 में नहीं मिल रही वो एक्रूड है बेटा। और फिर ये जाके आगे अगले साल मिलेगी। ऑब्वियसली जब +1 की फीस +1 में नहीं मिली तो कब मिलेगी, नेक्स्ट ईयर जाके रिसीव होगी हमें, तो फिर वो बाद में कैश बन जाएगा। तो ध्यान से अगर देखोगे तो ये भी एसेट है, ये भी एसेट है। एक्रूड फीस भी एसेट थी जब तक नहीं मिली, और जब मिल गई तो वो कैश बन गया। तो ये एक स्पेशल लेक्चर है, ऑलवेज अपने पास इसको स्टोर करके रखना। कभी भी आपको लगे जर्नल में डाउट्स आ रहे हैं या आपका लेवल डाउन हो रहा है जर्नल में नॉलेज को लेकर कुछ भी, इस लेक्चर को जरूर सुनिए हमेशा, ठीक है। तो हम यूजुअली कमीशन अक्रूड लिखते हैं या अक्रूड कमीशन? दोनों चलते हैं बेटा, ओके सर। जैसे भी लिख सकते हो लिख लो। नेक्स्ट, नेक्स्ट है अब
इंटरेस्ट ऑफ करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर पेड, इंटरेस्ट पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब ये तीन चीजें पे करने वाली होगी, ये तीन एक सेगमेंट में आ गई। ये पेमेंट वाली बात है, ये रिसीव वाली बात थी। तो एक तो हम करंट ईयर का इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे, तो वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया। अब इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एक ही बात है ना। ज्यादातर वैसे ये वर्ड्स आगे रखे रहते हैं, तो आप बेटर है इनको आगे रख लो। एक्रूड कमीशन में एक्रूड वर्ड को आगे रखो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट में आउटस्टैंडिंग वर्ड को आगे रखो, क्योंकि इनसे इनकी आइडेंटिफिकेशन होती है। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे आगे जाके, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ये थ्योरी में आएगा आपको कि ये जो अकाउंट्स है ना, एक्रूड या आउटस्टैंडिंग या एडवांस, ये है तो पर्सनल अकाउंट्स, ये किसी का नेम है बेटा, बट उसके नेम को ना लिखने के कारण हमने रिप्रेजेंटेटिव वर्ड यूज किए हैं यहाँ पर। आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर्सन का नेम जिसको ये पैसा देना है, क्योंकि इन सम केसेस किसी पर्सन का नेम लिखना अलाउड नहीं है। ये सब थ्योरी में आएगा आपको कि अकाउंट्स की टाइप्स क्या होती है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ये तो आपको मैंने कल भी कहा था लेजर में। पर्सनल अकाउंट के भी आगे टाइप्स हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जैसे हम लोग हो गए, हम नेचुरल लोग हो गए जिनमें नेम है राम श्याम। एक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जिसमें इंस्टीट्यूशंस के नेम होते हैं, स्कूल का नेम, बैंक का नेम, कंपनी का नेम, आर्टिफिशियल नेम्स होते हैं वो। जैसे एलजी एक कंपनी का नेम है, वो एक पर्सन है, वो एक तरह से कंपनी। इन द आइज ऑफ लॉ कंपनी इज ऑल्सो ए पर्सन, बट वो एक आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। थर्ड है पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। ये जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव है। ये किसी पर्सन के नेम को रिप्रेजेंट करता है, जिससे कमीशन लेना है, जिसको कमीशन देना है। ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो गया, राइट। चलिए आगे बेटा, क्लियर हो गया। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, अगर आउटस्टैंडिंग वर्ड आगे लिखना है। ये करंट ईयर का हो गया। और अगर करंट ईयर का इंटरेस्ट आपने करंट ईयर में पे नहीं किया तो कब करोगे, नेक्स्ट ईयर जाके करोगे, ऑब्वियसली ऐसा होगा। तो ऐसे ही हमने इस साल कौन सा इंटरेस्ट पे किया है, इस साल कौन सा इंटरेस्ट पे किया है, प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हो गया प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट पे करना। अगर आप इंटरेस्ट एडवांस में पे कर रहे हो तो इंटरेस्ट पेड इन एडवांस भी लिख सकते हो, प्रीपेड इंटरेस्ट भी लिख सकते हो। प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद फिर बोरोड फ्रॉम अनिका लेंड टू श्वेता। अब जब हम पैसा बोरो करते हैं तो पैसा हमारे पास आता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू अनिकाज लोन अकाउंट हो गया, या लोन फ्रॉम अनिका। और जब हम लैंड करते हैं तो इट मीन किसी को लोन देते हैं। तो ये लाइफ में दोनों एस्पेक्ट होते हैं बेटा। कभी आपके पास इतने ज्यादा पैसे होते हैं कि आप किसी को लोन देते हो, और लाइफ का ऐसा भी सीन आता है जब आपको पैसों की नीड होती है, जब आप किसी से लोन लेते भी हो। तो ये दोनों, बिजनेस भी वही है, बिजनेस की लाइफ में भी अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। तो बिजनेस को कई बार पैसों की जरूरत होती है, कई बार पैसा फालतू होता है हमारे पास। तो दोनों एंट्री चेक कर लीजिए। अब ये एक सेगमेंट हो गया, पैसा आना, कैश अकाउंट डेबिट टू अंकिताज लोन अकाउंट, जो भी नेमानी का अंकिता, ठीक है। और लोन टू श्वेता अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जब लोन किसी से मिल रहा है तो हम उसको एक सिंपल अंकिताज लोन लिख सकते हैं, लेकिन जब हम लोन किसी को दे रहे हैं फिर तो नाम लोन टू श्वेता ही आएगा ना, क्योंकि श्वेताज लोन का मीनिंग तो श्वेता लोन दे रहे हैं हमें, ऑब्वियसली ना, कॉमन सेंस के तौर पे, कि जब लोन मिल रहा है तो वो अंकिताज लोन है, जब दे रहे हैं तो लोन टू श्वेता है। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट अब है बेटा वो परचेज एंड सेल, मशीनरी या एसेट या गुड्स
उसके ऊपर बनाया गया कॉन्सेप्ट। हाँ जी, 24,000 की मशीन 28,000 में सेल कर रहे हो, एक्सपेंसिव ऑफ मशीनरी 1,000 है। इट मीन्स मशीन 28,000 की सेल नहीं हो रही, 28,000 में से 1,000 रुपीज के तो एक्सपेंसिव हैं, तो 28 में से 1,000 माइनस कर दो, 27 रह गया। तो सिंपल, कैश अकाउंट डेबिट 27,000 टू मशीनरी अकाउंट 24, क्योंकि मशीन की जो बुक वैल्यू है वो तो 24,000 ही है, और मशीन हमेशा बुक वैल्यू से ही क्रेडिट होती है, जितने पे वो बुक्स में है उतने से कैंसिल होगी बुक वैल्यू पे, रेस्ट पार्ट है प्रॉफिट का, रिमेनिंग हमें प्रॉफिट हो गया टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। सर इसको सिंपली प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट भी लिख हाँ सकते हाँ हैं। ठीक है, ऑफ मशीनरी नहीं लिखोगे चलेगा, क्योंकि मशीन की बात हो ही रही है। टू प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट, देखो ये होता है कि बेटर अगर लिखना हो तो ये है, गुड बेटर वाली बात है ना। तो बेटर ये है कि हम, क्योंकि अब अगर देखो फुल ईयर में हम कितने ही चीजों को सेल करते होंगे, फर्नीचर सेल कर रहे हैं, मशीन सेल कर रहे हैं, पर तो जब हम सेल करेंगे तो वो, तो प्रॉफिट के अलग अलग अकाउंट्स है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ऑन विच आइटम, तो वो एक आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि ये अकाउंट जो है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट है। फिर आगे जाके हमने फर्नीचर सेल किया, उसमें भी प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट है। तो चाहो तो लिख सकते हो, बेटर है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट, ऑलवेज बेटरमेंट की तरफ जब हम जाते हैं तो हम फिर एड ऑन करते रहते हैं ना, कि टू प्रॉफिट ऑन सेल तो लिखना शुरू कर दिया हमने, ऑफ मशीनरी भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग 35,000 सोल्ड फॉर 40,000, ब्रोकरेज 1,500। अब आपको पता है बेटा, अब ये जो सेगमेंट है ये आपको क्या समझाता है, हर एक सेगमेंट का एक रोल है बेटा आपके लिए, बेसिक्स है। ये सेगमेंट आपको ये समझा रहा है कि जब हम मशीन परचेज करते हैं तो मशीन एक एसेट है, तो उस टाइम एक्सपेंसेस को शो नहीं करते, लेकिन ब्रोकरेज के टाइम उन एक्सपेंसेस को शो किया जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक्सपेंसेस को शो करूंगा, देखो कैश अकाउंट डेबिट 30,500, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट 1,500 टू सेल अकाउंट, तो हम ब्रोकरेज को शो करेंगे, एक्सपेंस को शो करेंगे। कैश कम होगा यहां भी। सिमिलर पार्ट क्या है बेटा, देखो इन चीजों को समझना होता है। सिमिलर पार्ट क्या है कि यहां भी 28 में से 1,000 माइनस हुआ था, और यहां भी 40,000 में से। टेस्ट डिस्कशन का दो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है बेटा, एक उस चैप्टर को, उस एस्पेक्ट को, उस कॉन्सेप्ट को फिर से समझाना, और दूसरा आपकी करेक्शंस। ये दो चीजें ऑलवेज बेटरमेंट के लिए होती है। तो अब इस बात को फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए कि चाहे कोई भी चीज सेल कर रही है, ब्रोकरेज का मीनिंग पैसा कट के ही मिलेगा आपको, लेकिन अगर वो मशीन है, एसेट है, तो उस एक्सपेंस को शो नहीं करना। अगर वो एक गुड्स की बात है, जो रूटीन बिजनेस है हमारा, तो ब्रोकरेज तो हम हमेशा पे करेंगे, जब भी गुड सेल करेंगे ब्रोकरेज पे करेंगे, तो वो शो किया जाएगा। मशीन हम एक बार बेच सकते हैं ना, एक मशीन को, गुड्स हम बार बार बेचते हैं, परचेज सेल करते रहते हैं, टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा, 90,000 की गुड्स परचेज की, फ्रेट पे किया 1,000 का। अब हम जब गुड्स परचेज करते हैं तो फ्रेट को अलग से शो करना है हमने। ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू कैश अलग से शो करना है, लेकिन जब वही हम मशीन परचेज कर रहे हैं तो परचेज मशीनरी
एंड उसके ऊपर अगर हमने पे किया कुछ भी, कैरेज, फ्रेट, एनीथिंग, रिपेयर या इंस्टॉलेशन, कुछ भी, वो हम अलग से शो नहीं करते। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 38 प्लस 2 40,000। ओके, यस सर। तो ये एक सेगमेंट हो गया। तो ऊपर अगर देखोगे तो मैंने मशीन सेल की और गुड सेल की, तो ये आपस में कंपैरिजन करना है आपको, वर्सेस हो गया ये, इसलिए इनको अलग अलग रखा गया, साथ साथ रखा गया। अब आप जब भी रिवाइज करोगे आपको इन दोनों को कंपेयर करते हुए रिवाइज करना है, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी, और फिर इन दोनों को कंपेयर करना है। इस पार्ट में स्टूडेंट्स की मिस्टेक हो जाती है, दिस पार्ट भूल जाते हैं वो कि एक्सपेंसेस शो कहाँ करने कहाँ नहीं करने। परचेज करते वक्त गुड्स पे शो करने हैं, मशीन पे शो नहीं करने। नेक्स्ट, यहां तक ओके, क्लियर, चले आगे। नेक्स्ट, मनदीप डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, फर्स्ट कंपोजिशन ऑफ 30% रिकवर्ड फ्रॉम यू। फर्स्ट डिविडेंड भी कहते हैं इसको, कंपोजिशन भी कहते हैं, कुछ भी, फर्स्ट पार्ट हमें 30% मिल रहा है, बस एक पार्ट पेमेंट है ये, दिस इज कॉल्ड पार्ट पेमेंट। एज ए पार्ट पेमेंट हमें 30% मिल रहा है, ठीक है जी। तो मनदीप हु ओल्ड ₹60,000 इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, तो 30% किसका होगा, 60 का होगा, 18,000। और फिर हमें सेकंड एंड फाइनल डिविडेंड मिला 40%। तो उस टाइम जाके बैड डेट्स कितने हुए वो समझ आएगा, क्योंकि जब यहां पे फर्स्ट लिखा है तो इट मीन सेकंड भी होगा, जैसे हम बोलते हैं ना फर्स्ट, तो इट मीन सेकंड आएगा। अगर मेरे पास एक ही बात है बोलने को तो आई विल नॉट से कि फर्स्ट सेकंड, आई विल से बस एक स्टेटमेंट पास करूंगा मैं यहाँ पे। बट व्हेन आई से फर्स्टली देन सेकेंडली भी आएगा। सेकेंडली अगर फाइनल है तो आई विल से सेकेंडली एंड लास्ट फाइनली आई मस्ट से, तो सेकेंड लाइन है। तो इसलिए फर्स्ट लाइन में डिसाइड मत करना बैड डेट्स, जस्ट आप पैसा रिसीव करना। जैसे कि नॉर्मली हमें मनदीप से मिलता है पैसा 60,000 का 30% 18,000, नॉर्मली जो हमें कैश मिलता है मनदीप से वो आ जाएगा। उसके बाद कैश आ रहा है, साथ में बैड डेट्स भी हो रहे हैं टू मनदीप। ओके, अब यहाँ यस पे डिसाइड हो गया ना, 30% रिसीव हुआ, 40% रिसीव हुआ, कितने परसेंट रिसीव नहीं हुआ, रेस्ट कितने रह गए बेटा 100 में से, 30%। 30 40 70 रिसीव हो गए, 30% रह गई। तो ये जो बैड डेट्स है वो 30% है, लेकिन किसका 30% करना उसी का है 60,000 का। 40% किसका करना है, 60,000 का करना है। तो आपको 60,000 का 40% रिसीव हो रहे हैं 24,000। ओके एवरीवन, तो 40% रिसीव हो रहे हैं, 30% रिसीव नहीं हो रहा, लेकिन किसका, सब 60,000 का। तो 60,000 का 30% पहले रिसीव हुआ, 40% फाइनली रिसीव हुआ, बाकी का 30% बैड डेट्स हुए, वो अब जाके क्लियर हुआ। और अगर वो बैड डेट्स रिकवर होते हैं आगे जाके तो नेक्स्ट एंट्री है। Recovered 25,500 from Mohan, whose account of 45,000 was written off as bad debts last year. Simple. अब 45,000 थे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमें। अब कितने मिले, अब कितने मिले 25,500। सो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। और लास्ट एंट्री को पहचानते ही हो, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट को लेके बनती है, और इसका वर्किंग नोट भी बनता है साथ में। चेक करो बेटा, एक और क्वेश्चन देख लें। सोल्ड गुड्स टू रिया फॉर 50,000, 15% ट्रेड डिस्काउंट, 4% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट ऑलवेज कंडीशनल बेस पर होता है, जितना कैश पे करोगे उसी पे दिया जाता है, ठीक है। तो 75% अमाउंट कैश में दी गई या चेक से दी गई, उस पर 4% मिलेगा। इस वर्किंग नोट को बहुत अच्छे से पहचानते हो, जब से जर्नल चल रहा है तब से चल रहा है वर्किंग नोट। लिस्ट प्राइस
में से 15% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो गया 7500, रेस्ट आ गई सेल प्राइस 42,500। इस 42,500 के दो पार्ट्स करने हैं। अगर 75% कैश आ रहा है, कैश या चेक कुछ भी आ रहा है, तो वो कैश सेल का पार्ट बन जाता है। कैश सेल मीन्स पैसा इमीडिएटली मिल रहा है हमें। 25% क्रेडिट बन जाता है, तो क्रेडिट को अलग कर दो, लेस क्रेडिट सेल 25%। तो 75% मिल रहा है, तो इसमें कितना नहीं मिल रहा, 25 नहीं मिल रहा, तो 25 को अलग कर दो बेटा। तो 42,500 का 25% अलग कर दो, 10,625 माइनस कर दिया, रेस्ट कितना रह गया 31,875। ये आपकी आ गई कैश सेल। फिर जाके हम उस पॉइंट पे पहुंचेंगे जहां पे डिस्काउंट होना है। बहुत इजी है बेटा, अगर इसको एप्लीकेशन में लेके आओगे इट्स वेरी इजी। आपको इस सीक्वेंस को समझना है। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद सेल आ गई, इट मींस आपका जो सेल काउंट है वो सेल्स काउंट 42,500 से क्रेडिट हो गया। क्रेडिट पार्ट है जो वो 25% है, वो कैश पार्ट 75% है, उस पे 4% का डिस्काउंट है। 31,875 का 4% 1275 वो माइनस किया, तो ये आपके पास कैश या चेक रिसीव हो गया। वो पेनल्टी आपके सामने है। बैंक जो आएगा, डिस्काउंट अलाउड 1275, सेल 42,500 और क्रेडिट सेल 10,625। गॉट इट? ठीक है बेटा, तो ऑलमोस्ट ये 60 मिनट्स का डिस्कशन था। अभी हमारा 66 मिनट्स की रिकॉर्डिंग हो गया रिकॉर्ड, तो अबाउट 1 आवर ही कह सकते हो आप इसको एग्जैक्ट। नो एनीथिंग एल्स? ठीक है बेटा, कल मिलते हैं फिर आपके बैच में। थैंक यू सर। ओके, वेलकम से। Thank you, sir. वेलकम बेटा, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम बेटा, वेलकम।